मेरा ऐसा मानना है कि किसी देश को राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक या सांस्कृतिक रूप से गुलाम बनाने के लिए आवश्यक है कि वहां गुलामी के बीज रखने की और गुलामी की जड़ें फैलने की जगह हो। देश बनता है इंसानों से और ये रहा इंसान का दिमाग। देखे जा सकते हैं इसके तीन मुख्य हिस्से: रेप्टिलियन ब्रेन, लिम्बिक सिस्टम एंड नियोकॉर्टेक्स। इंसान के दिमाग को डार्विन की थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन यानी कि जीव की उत्पत्ति के सिद्धांत के हिसाब से तीन प्रकार में बांटा गया है। रेप्टिलियन ब्रेन सबसे पुराना ब्रेन है, करीब 20 करोड़ साल पुराना, और हर जीव में ये ब्रेन पाया जाता है। इसके दो ही मुख्य काम है, खाना और पीप, मतलब कि सर्वाइवल एंड रेप्लिकेशन। जीवित रहने और प्रजाति को आगे बढ़ाने के लिए जो भी कुछ चाहिए होता है उसकी सुविधा रेप्टिलियन ब्रेन देता है, जैसे कि सांस लेना, दिल को धड़काना, भूख लगवाना, मलमूत्र का सिस्टम, बॉडी टेम्परेचर मैनेज करना और जानलेवा सिचुएशन में बॉडी पर रोंगटे खड़े कर देना, ब्लड प्रेशर बढ़ाकर बॉडी को लड़ने या भागने के लिए तैयार करना। इसके अलावा रेप्लिकेशन यानी कि प्रजाति को आगे बढ़ाने के लिए जिस सेक्सुअल एक्टिविटी की जरूरत होती है उसके लिए बॉडी को तैयार करना, मैनेज करना इत्यादि। और सांप, छिपकली, मेंढक, मछली, कॉकरोच जैसे जंतुओं को इससे बढ़कर तो कुछ ज्यादा नहीं चाहिए। उसके बाद है लिम्बिक सिस्टम या फिर इमोशनल ब्रेन। ये दिमाग की केमिकल फैक्ट्री है जहां सभी प्रकार के केमिकल्स बनाए जाते हैं और बॉडी में छोड़े जाते हैं, जिससे बॉडी में अलग अलग प्रकार की सेंसेशन यानी कि संवेदनाएं होती हैं। सरल भाषा में कहें तो इस ब्रेन का काम है भावनाएं उत्पन्न करना, प्यार, नफरत, यादें, अपनापन जैसी भावनाएं। कुछ हद तक गाय, पक्षियों, घोड़े, कुत्तों में भी देखी जा सकती हैं। मतलब सर्वाइवल और रेप्लिकेशन से बढ़कर इन जानवरों में कुछ तो है एक्स्ट्रा। इवोल्यूशन में सबसे लेटेस्ट ब्रेन है नियोकॉर्टेक्स। ये करीब 2 करोड़ साल पुराना है। लिम्बिक सिस्टम था करीब 14 करोड़ साल पुराना, और नियोकॉर्टेक्स का सबसे विकसित रूप इंसानों में ही पाया जाता है। इसका काम है इंसान को इंसान बनाना, मतलब विचार उत्पन्न करना, आइडियाज लेकर आना, कॉन्सेप्ट्स बनाना, अलग अलग लैंग्वेजेस क्रिएट करना, लॉजिक लगाना, खोज करना, इन्वेंशन करना, कुछ क्रिएटिव काम करना, सत्य की तलाश करना, अपने होने का एहसास होना यानी कि सेल्फ अवेयरनेस होना। ये वीडियो मैं बड़े दर्द के साथ बना रहा हूं। ये मेरे दिल का बड़ा गहरा दर्द है। अक्टूबर 2016 में दिल्ली में सुपीरियर सोसाइटी की स्थापना मैंने इसी दर्द के साथ की थी कि मैंने देखा कि मेरी फैमिली में, रिश्तेदारों में, ऑफिस में, पड़ोसियों में, दोस्तों में और जहां दूर दूर तक नजर मेरी जाती है कोई इंसान नजर नहीं आता। नजर आते हैं तो सिर्फ रेंगने वाले सांप, और जैसे ही उन्हें उनकी हकीकत बताई जाए उन्हें ये सर्वाइवल थ्रेट नजर आता है, और फिर उनका रेप्टिलियन ब्रेन फाइट मोड में आ जाता, और फिर वो रेंगने वाले सांप बन जाते, डसने वाले सांप। और ऐसा भी नहीं था कि उनके मुंह पर उनकी हकीकत बयां की जाए तभी वो ऐसा करते, बल्कि अगर मैं उनसे कुछ ना कहूं और सिर्फ अपनी जिंदगी में नए नए आइडियाज पर काम करता रहूं, अपनी प्रतिभा को निखारता रहूं, तो भी ये उनके लिए एक सर्वाइवल थ्रेट ही होता, क्योंकि अगर मैं उनसे सुपीरियर बन गया तो घर बैठे बैठे वो इंफीरियर हो जाते। और यही है एक सांप की जिंदगी। नौकरी, सेविंग्स, शादी, बच्चे, घर, रिटायरमेंट और मौत, कीड़े जैसी जिंदगी और कीड़े जैसी मौत। ऐसी जिंदगी जीने वाला इंसान कभी मौलिक चिंतन नहीं करता, हमेशा नए नए आइडिया से डरता है। उसकी कॉन्शियसनेस हमेशा रेप्टिलियन ब्रेन तक ही लिमिटेड रहती है, और ऐसी जिल्लत भरी जिंदगी जीने वाले इंसान के लिम्बिक सिस्टम और नियोकॉर्टेक्स पर कब्जा करते हैं वो सत्ताधारी जिन्हें तलाश होती है ऐसे गुलामों की जिनके कंधों पर टिकते हैं उनके महल। मैकडोनल्ड और पेप्सी इसका सटीक उदाहरण है। ह्यूमन ब्रेन के लिम्बिक सिस्टम को स्वीट और फैट की आदत लाखों सालों से है, क्योंकि एग्रीकल्चर का इतिहास कोई 10,000 सालों से पुराना नहीं। उसके पहले इंसान को पता नहीं होता था कि अगली बार खाने को कब मिलेगा, इसलिए मांस, फैट और मीठी चीजें खाना ज्यादा पसंद किया जाता था ताकि एक बार में ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा मिल सके और फिर कई दिनों तक खाना न मिलने पर भी इंसान जीवित रह सके। लाखों सालों तक मीट, फैट और स्वीट से ही लगाव इंसान आज भी अपने डीएनए में लेकर आ रहा है, जिसके कॉरस्पॉन्डिंग न्यूरल नेटवर्क्स, न्यूरल सर्किट्स, न्यूरोप्लास्टिक मेंटल कंस्ट्रक्शंस उसके ब्रेन में जन्म से ही होते हैं। और चॉकलेट या फिर चिप्स का पैकेट देखते ही बच्चे का लिम्बिक सिस्टम बॉडी में ऐसे केमिकल छोड़ने लगता है कि बच्चा उस चॉकलेट को पाने के लिए बेताब हो जाता है, और फिर खा चुकने के बाद लिम्बिक सिस्टम बॉडी में डोपामिन रिलीज करता है तो बच्चा खुश हो जाता है। अब चूंकि 10,000 साल पहले ही खेती शुरू हो चुकी है और 8,000 साल पहले मिल्क प्रोडक्ट्स, तो इंसान को कोई आवश्यकता नहीं है कि वो ऐसी तेल युक्त, हाईली स्वीटेंड, चीजी फास्ट फूड जैसी चीजों का गुलाम बना रहे। और इसी गुलामी का फायदा उठाती हैं फास्ट फूड कंपनियां, क्योंकि डोपामीन यानी कि खुशी तो मानव का जन्म सिद्ध अधिकार है, लेकिन नेचर इवॉल्व होना चाहती है। नेचर चाहती है कि इंसान नियोकॉर्टेक्स का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करे।
कुछ म्यूजिकल क्रिएटिविटी करके दिखाए, कुछ सॉफ्टवेयर बनाकर दिखाए, कोई किताब लिखे, कोई एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन लेकर आए, टेस्ला की तरह नेचर की अनंत शक्तियों का उपयोग मानव जाति के कल्याण के लिए करके दिखाए, ना कि खा खाकर सांड की तरह पड़ा रहे और धरती का बोझ बढ़ाए। क्योंकि नेचर का एकमात्र ऑब्जेक्टिव है इंसान का रूप लेकर क्रिएटिवली इवोल्यूशन को आगे बढ़ाना। तो जब इंसान लाखों वर्षों पुरानी आदतों का ही गुलाम बना रह जाता है तो नेचर अपने तरीके से उसका विरोध करती है और कोशिश करती है कि ऐसा ऑर्गेनिज्म यानी कि ऐसा इंसान ऐसी जीवन शैली के चलते उत्पन्न होने वाली बीमारियों का शिकार होकर नष्ट हो जाए। नेचर चाहती है कि नियोकॉर्टेक्स का इस्तेमाल करते हुए ब्रेन में डोपामिन रिलीज हो, मतलब कि जो खुशी इंसान को बर्गर खा के मिलती है, पेप्सी पीकर मिलती है, वो उसे शायरी करके मिले, इन्वेंशन करके मिले, वेद कुरान पढ़कर मिले, पेड़ पौधों से प्रेम करके मिले, संभोग से समाधि के रास्ते पर चलकर मिले। ठीक इसी प्रकार से सेक्सुअल डिजायर्स भी इंसान के रेप्टिलियन ब्रेन से ऑपरेट होती हैं और इसे ऑपरेट करने वाले न्यूरल नेटवर्क्स भी उतने ही पुराने हैं जितना कि प्राणी जगत। इंसान की सेक्सुअल डिजायर्स को इंसान की ही कमजोरी बनाकर इंसान ही इंसान को गुलाम बनाता है। ये बड़ी गंभीर समस्या है। समझिएगा कैसे। एक तरफ तो कल्चर के नाम पर इंसान की सेक्सुअलिटी का दमन किया जाता है और दूसरी तरफ फिल्मों, गानों, तस्वीरों और पॉर्न इंडस्ट्री के जरिए उन्हीं सेक्सुअल इनसिक्योरिटीज का टेम्परेचर और प्रेशर अंदर ही अंदर बढ़ाया जाता है। वास्तविक रूप में होना क्या चाहिए कि हर व्यक्ति को पूर्ण यौन स्वतंत्रता यानी कि सेक्सुअल लिबर्टी देनी चाहिए। उसे ट्रेनिंग मिलनी चाहिए कि वो खुद को फिजिकली और मेंटली अट्रैक्टिव कैसे बना सके। उसे ट्रेनिंग मिलनी चाहिए कि वो कैसे अपने लिए सुइटेबल पार्टनर की तलाश कर सके। इससे उस व्यक्ति की चेतना यानी कि कॉन्शियसनेस यानी कि अवेयरनेस यानी कि कुंडलिनी शक्ति यानी कि न्यूरल एक्टिविटी रेप्टिलियन ब्रेन से आगे बढ़ेगी और लिम्बिक ब्रेन यानी कि अपने इमोशंस पर नियंत्रण रखते हुए नियोकॉर्टेक्स तक पहुंचेगी और सारे के सारे चक्र खोल डालेगी। और यही तो नेचर का ऑब्जेक्टिव था। मतलब जब न्यूरल एक्टिविटी नियोकॉर्टेक्स में इंक्रीज होगी तो उस व्यक्ति के व्यक्तित्व में एक विस्फोट होगा। उस इंसान की क्रिएटिविटी की चर्चा सारे समाज में होने लगेगी और उससे परिभाषा साकार होगी एक अल्फा मेल की, एक अल्फा फीमेल की, एक सुपीरियर मैन की, एक सुपीरियर वुमेन की। इसके अलावा एक और बात समझने की जरूरत है कि क्यों कोई भी स्त्री आसानी से हर पुरुष को हाँ नहीं कह देती। क्योंकि स्त्री बेसिकली इंसानों में नेचर का एक सुपीरियर फॉर्म है और नेचर को पता है कि हर पुरुष के रेप्टिलियन ब्रेन में सेक्सुअल डिजायर्स उफान मार रही हैं। परंतु स्त्री रूपी नेचर ये चाहती है कि वो उसी पुरुष को हाँ करे जिसकी कॉन्शियसनेस नियोकॉर्टेक्स तक पहुंच चुकी हो। मतलब ऐसा पुरुष जो म्यूजिशियन हो, कॉमेडियन हो, राइटर हो, स्पोर्ट्समैन हो, बिजनेसमैन हो, अच्छा स्पीकर हो, क्रिएटिव हो, सेंसिटिव हो। मतलब कुछ तो उसमें ऐसा हो जिससे पता चले कि वो रेप्टिलियन ब्रेन की गुलामी से ऊपर उठ चुका है। और अगर नहीं तो नेचर को कोई रुचि नहीं कि वो ऐसे इंसान को सेक्स करने का मौका दे। क्योंकि जिस इंसान ने अपने मानव जीवन को ही साकार नहीं किया उसे सेक्स करने का मौका देकर उसके जीन्स आगे बढ़ाकर उसके ही जैसे मीडियोकर लोगों की नस्लें खड़ी करने का कोई फायदा नहीं। इट्स एन एब्सोल्यूट वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज ऑफ नेचर। लेकिन समस्या यह है कि गुलामों की संख्या बहुत बड़ी है, कहना चाहिए कि 99% से भी ज्यादा। तो गुलामों का समाज यानी कि मीडियोकर सोसाइटी अपनी आइडेंटिटी यानी कि मीडियोक्रिटी को बरकरार रखने के लिए नियम, कानून और प्रथाएं बनाने में बड़ी माहिर है। जैसे कि शादी, क्योंकि मीडियोकर मर्द और मीडियोकर औरत दोनों जानते हैं कि वो अपने नियोकॉर्टेक्स का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते। मतलब दोनों की जिंदगी में कोई क्रिएटिविटी, कोई पैशन, कोई विजन, कोई एम्बिशन, कोई आइडेंटिटी नहीं है। और अगर नेचर के हिसाब से चले तो ना हमें सेक्स मिलेगा, ना हमारे बच्चे होंगे, ना हमारी कोई सेवा करेगा और ना कोई हमारा हुक्म मानेगा, ना ही हमारा वंश आगे बढ़ेगा। तो जल्द ही हमारा विनाश होना निश्चित है। इसलिए ना सिर्फ वन मैन वन वुमेन का कानून बना दिया जाए बल्कि जो लोग क्रिएटिव हैं और स्वतंत्र होना चाहते हैं उन पर चरित्रहीनता का आरोप लगाया जाए। उन्हें परवर्ट, ठरकी, कैरेक्टरलेस, बदचलन जैसी उपाधियां दी जाएं ताकि स्वतंत्रता के विचार मात्र से ही वो उनका गुनाह बन जाए। स्वतंत्रता का विचार मात्र एक गुनाह बन जाए। प्लीज अंडरस्टैंड, मैं यहां निकाह और विवाह के खिलाफ नहीं हूं, मैं सिर्फ गुलामी के खिलाफ हूं। अगर आपकी शादी में कोई क्रिएटिविटी नहीं है तो मैं उसे गुलामी मानता हूं। पुरुष 30 साल तक दफ्तर में गुलामी करे और औरत रसोई में। आदमी का रोज नौकरी पर जाना, घर आना, थोड़ा टीवी देखना, थोड़ा बीवी देखना, खाना खुजाना और सो जाना, और मंडे टू सैटरडे, जनवरी टू दिसंबर, वर्षों वर्षों तक ऐसा ही नीरस जीवन, इसे मैं गुलामी मानता हूं। हाँ, अगर पति पत्नी मिलकर कुछ क्रिएटिव कर सकते हैं अपने परिवार के लिए, बच्चों के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, नेचर के लिए, तो फिर मैं नमन करता हूं ऐसे लक्ष्मी नारायण को। इसी प्रकार से आपने देखा होगा कि कोई 18 साल का लड़का कहता है कि वो एयरफोर्स में जाना चाहता है तो उसे उसकी दादी के विरोध के चलते अपना विचार बदलना पड़ता है। कोई नौकरी छोड़कर बिजनेस करना चाहता है तो माता पिता का विरोध,
कोई इंजीनियरिंग की नौकरी छोड़कर फोटोग्राफी करना चाहता है, कोई आईएएस की नौकरी छोड़कर खेती करना चाहता है। लेकिन सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, प्लीज अंडरस्टैंड, ये सारा फियर रेप्टिलियन ब्रेन पैदा कर रहा है। क्योंकि रेप्टिलियन ब्रेन को बस जिंदा रहना चाहता है, उसको बस जिंदा रहना आता है, वो रिस्क नहीं लेना चाहता, चाहे वो कितना ही लॉजिकल सेफ रिस्क हो। इसकी गहराई को समझिए, जैसे किसी की गाड़ी को सड़क पर एक रिक्शे वाले ने ठोक दिया, तो ये लॉजिकली जानते हुए भी कि रिक्शे वाला उसकी भरपाई नहीं कर पाएगा, गाड़ी वाला उसे तुरंत मारने दौड़ता है। क्योंकि सड़क पर ज्यादातर लोग सर्वाइवल के लूप में ही फंसे होते हैं। उनके रेप्टिलियन ब्रेन, जो उनका रेप्टिलियन ब्रेन होता है, वो ऑल टाइम एक्टिव होता है। छोटा सा एक्सीडेंट भी उनको सर्वाइवल थ्रेट लगता है और उनका फाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्स एक्टिव हो जाता है। आंखें बड़ी, ब्लड प्रेशर तेज, आवाज ऊंची, गाली गलौज इत्यादि। आई हैव अ ड्रीम ऑफ अ सुपीरियर सोसाइटी। मेरी एक कल्पना है सुपीरियर समाज की, एक ऐसा समाज जिसमें हर व्यक्ति का एक ही लक्ष्य हो, सुपीरियरिटी के रास्ते पर चलना। मतलब ब्रेन की न्यूरल एक्टिविटी बढ़ाना, नई नई चीजें सीखना, एक्सप्लोर करना, डिस्कवर करना, क्रिएट करना। अगर समाज में ज्यादा से ज्यादा लोग क्रिएटिव होंगे, जागरूक होंगे, पैशनेट होंगे, स्मार्ट होंगे, नॉलेजेबल होंगे, तो क्या ऐसे लोगों को बेवकूफ बनाकर फास्ट फूड कंपनियां, चाहे वो देसी हो या फिरंगी, क्या इन पर राज कर पाएंगी? क्या ऐसे जागरूक और समझदार समाज को फिरंगी दवाओं का और मेडिकल लॉबियों का गुलाम बनाना संभव होगा? जो इंसान अपनी क्रिएटिविटी में ही खुश है, उसे होम लोन, कार लोन और क्रेडिट कार्ड का लालच देकर कर्जदार बनाना संभव होगा? स्कूल और कॉलेज का बहिष्कार कर चुके माता पिता अगर अपने बच्चों की प्रतिभा बचपन से निखारने लगेंगे, तो क्या कोई बेरोजगार रह पाएगा? और जब एक बात साफ साफ हो चुकी है कि भगवान का बनाया हर एक बच्चा क्रिएटिव है, तो फिर क्या कोई गरीब और भिखारी रह पाएगा? जब हर इंसान अपना पैशन फॉलो करके ही मस्त रहेगा, तो फिर क्या शराब और पोर्नोग्राफी का धंधा चलेगा? क्या ऐसे समाज को धर्म की राजनीति से बेवकूफ बनाना पॉसिबल होगा? क्या ऐसे सुपीरियर देश में समाज की नेताओं से कोई आशा भी रहेगी? जब सभी क्रिएटिव और लिबरेटेड हैं, तो क्या ऐसे समाज में रेप, चोरी और हत्या के लिए कोई जगह रहेगी? ध्यान दीजिए, एक सरकार का एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए जनता को सुपीरियर बनाना। और अगर वो सरकार ऐसा नहीं कर रही है, तो समझ लीजिए वो आपको बेवकूफ बना रही है। हर बार 5 साल बार बार सब न्यूरोप्लास्टिसिटी का गेम है।